नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने शुरू करी है उसमें ये तीसरा वीडियो है। और जो दो वीडियो है उनमें भी मैंने ये बात बताने की आपको कोशिश करी थी कि इस वीडियो का उद्देश्य वन लाइन फैक्ट्स नहीं है। अब जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विस के हों, स्टेट पीएससी के हों, या अदर कोई भी एग्जाम हो, व्यापम के एग्जाम भी कहें, बहुत हद तक करंट अफेयर डिस्क्रिप्टिव नेचर का हो गया। मतलब करंट अफेयर्स के अंदर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव तरीके से जो है पूछी जाने लगी। और उसका जो है वो अगर कहा जाए असर सीधे मतलब आपको दूसरी जगह भी देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पढ़ा तो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होगी, प्री में भी हेल्प होगी, मेंस में भी हेल्प होगी, हर जगह आपको जो है वो हेल्प होगी। इसलिए अभी हमारा उद्देश्य यह है कि आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स को डिस्क्रिप्टिव नेचर पे पढ़ने की आदत डालें। इसीलिए ये सीरीज जो है वो शुरू की गई। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या आपको लगा, वीडियो में क्या चीज़ नहीं मिली आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेक्शन से। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 68 के तहत किसी जनप्रतिनिधि के दो सीटों पर चुनाव जीतने की स्थिति में उसे परिणाम घोषित होने के 14 दिनों के भीतर एक सीट रिक्त करनी होगी। अब पहले तो इसको समझने की कोशिश करिए, प्रश्न क्यों रखा गया। ये है पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन है करंट से चर्चा में। अब करंट से क्यों चर्चा में है, अभी आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी ने जब अब दो सीटों से चुनाव लड़ा था तो वायनाड की सीट उन्होंने जो है वो छोड़ दिया। अब उस सीट से जो है वो फॉर्म भरा है, जो है वो प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो मुद्दा है कि भाई क्यों लड़ रही हैं, क्यों सीट खाली हुई। तो पेपरों में आर्टिकल आ रहे हैं, जैसे अगर आप ये अभी 2 दिन पुराना ही मैंने एक दैनिक भास्कर का आर्टिकल यहाँ लगाया आपके लिए। इसमें बकायदा ये बात लिखी हुई है कि भाई कोई भी व्यक्ति एक साथ दो जगह, इसीलिए उपचुनाव आपने देखा हो, कई जगह उपचुनाव भी बहुत होते हैं अब आजकल। दो दो जगह से जो है वो चुनाव लड़ने की आदत सी बन गई कुछ लोगों को। तो संविधान यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 101 के तहत, अब हमारे लिए ये है कि हमको ये भी पता होना चाहिए कि 101 में क्या कहा। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 पे जाते हैं तो उसमें पहले तो आप 101 नंबर के आर्टिकल को थोड़ा सा समझिए। देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है। अभी जैसे इससे पहले एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को लेकर बहुत मिसयूज हो रहा है और उस पर विवाद है। तो अभी एमपीपीएससी के मेंस में वही पूछ लिया कि किस आर्टिकल में उसकी जो है विवेकाधीन शक्ति है। तो सेम क्वेश्चंस आजकल पंच होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो अब आपको दिख रहा है 101, इसमें एक तो क्या है, स्थानों का रिक्त होना। मतलब किस किस स्थिति में आपकी संसद की जो सदस्यता है, सदस्यता जाएगी नहीं, संसद की सीट आपको छोड़ना पड़ेगी, किन किन स्थितियों में। पहला कि जैसे अगर सबसे सिंपल है कि आप दोनों हाउस के मेंबर बन जाते तो एक हाउस छोड़ना पड़ेगा। मतलब आप ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, या राज्यसभा के सदस्य हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तब जीतने की स्थिति में एक आपको छोड़ना पड़ेगा। ये पहला हो गया। दूसरा कि आप कोई भी व्यक्ति संसद के और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता, दोनों नहीं रह सकते। तो कई बार आपने, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आपको याद होगा पुराना, कि जब श्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार चुनाव लड़े थे तब वो विदिशा से सांसद थे, और फिर उनको जो है अगर कहा जाए कि यहाँ सांसद ही छोड़नी पड़ी, उसके बाद वो विधायक के रूप में रहे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे अभी भी। इससे पहले वाले लोकसभा चुनाव में आपने ये चीज देखी होगी कि कई सारे सांसद जिनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया मध्य प्रदेश में, और उनको फिर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अपने सांसद के पद से रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि दोनों जगह नहीं रह सकते। तो 101 आर्टिकल अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है कुछ समय से। तो इसको आप एक बार जो है वो याद रखिएगा कि संसद में, मतलब जैसे कभी आपसे पूछ ले कि भाई कोई व्यक्ति दोनों हाउस का सदस्य नहीं रह सकता, एक साथ दो जगह जो है वो अगर कहा जाए सीटों पे सदस्य नहीं रह सकता, कहाँ ये प्रावधान है, तो आप 101 आर्टिकल हिंदी या इंग्लिश जैसा आपको अच्छा लगे वो आप बताओगे कि किस स्थिति में उसकी सीट वेकेंट होगी, खाली होगी। डिस्क्वालीफाई की बात नहीं हो रही, डिस्क्वालीफाई एक अलग मुद्दा है, खाली किस स्थिति में होगी। तो इस तरह से ये वाला आर्टिकल अभी चर्चा में है 101। इसमें एक और यूनिक बात है जो आपको एग्जाम के लिए सबको जो है वो याद रखना चाहिए, जो नीचे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, कि अगर मान के चलिए संसद के किसी सदन का कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना, ठीक है, उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है,
तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा। मतलब अगर आप कंटिन्यू 60 दिन तक नहीं गए और कोई सेशन चल रहा है, तब भी जो है वो अगर कहा जाए सीट वेकेंट हो सकती है, डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, सेकंड वीक वैकेंट कर देंगे, खाली कर देंगे यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल्स हम लोग याद रखते नहीं और उलझन जो है वो पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर अगला ब्रिक्स वाला, ब्रिक्स पे एक क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक्चुअल क्या है, ये ब्रिक्स का ये वाला जो समिट है ये काफी चर्चा में, दो कारणों से चर्चा में। पहला कारण तो ये है कि इसमें पहली बार नए मेंबर, जो ब्रिक्स में जो नए मेंबर जोड़े गए, वो नए मेंबर भी जो है वो शामिल हुए पहली बार। इसके पहले तो जो ब्रिक्स के परंपरागत समिट हो रहे थे उसके तो शामिल ही थे। तो अब अगर हम देखें कि ब्रिक्स के अंदर जब साउथ अफ्रीका को मेंबरशिप मिली थी, उसके बाद जब नए मेंबर आए, तो नए मेंबरों के बाद ये पहला समिट था, इसलिए चर्चा में है। तो कोशिश करिएगा कि ब्रिक्स के जो नए मेंबर हैं वो आप जरूर याद कर लीजिएगा, उनके नाम सभी के याद रखिएगा। पार्टनरशिप नहीं, मेंबर। पहले तो मैं क्वेश्चन करा दूं फिर मैं आपको आंसर बताऊं। पहला है कि ब्रिक्स शब्द, देखिए कभी भी कोई ऐसा समिट होता है जो न्यूज में आ जाता है, तो उसका स्टैटिक नॉलेज एग्जाम में पूछा जाने लगता है, मतलब पुराना कुछ जो है वो उठाकर जो है वो पंच कर लेते हैं। तो हमें दिख रहा है विक शब्द का सबसे पहले उपयोग उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए अर्थशास्त्री जिम ओनील के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है ना। जिम ओनील ही वो पहले इकोनॉमिस्ट थे जिनको लगा कि ये कुछ इकोनॉमी ऐसी हैं जो डेवलपिंग से आगे निकल गई हैं और डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रही हैं, तो उनके बीच की जो स्टेज होती है उसको इमर्जिंग इकोनॉमी कहा जाता है, जो डेवलपिंग से ऊपर है और डेवलप्ड से नीचे है। दूसरा है कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 को रूस के मास्को में ने हुआ, ये आपको याद रखना है यहाँ, इसलिए मैंने स्टिकल, क्वेश्चन ऐसे ही गलत होते हैं। कजान, कई बार क्या होता है अपने आप देखिए, अभी अगर आप में से किसी से पूछा जाए कि कहाँ हुआ, तो सबको याद रहेगा कजान। हमेशा करंट अफेयर्स को अगले 6 महीने 8 महीने के हिसाब से सोच कर तैयार करना चाहिए, कि 6 महीने के बाद आएगा तो मुझे कजान याद रहेगा कि मैं मास्को पे टिक लगा दूंगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कई बार। तो एक तो ये वाला जो है वो यहाँ पर। तीसरा कि वर्ष 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस में हुआ, और उस समय तक ये ब्रिक था यहाँ पर, साउथ अफ्रीका के मिलने के बाद ये ब्रिक्स हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें मेंबर बन गया। तो उसके बाद अब जो नए मेंबर आए, वो नए मेंबर पहली बार जो अगर कहा जाए इसमें आए, यानी इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ये आप याद रखिएगा, मतलब नए मेंबर में से किन मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो इजिप्ट ने किया है, इथोपिया ने किया है, ईरान ने किया है और यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया है। ये नए मेंबर। तीसरा है कि ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में 3 बार हो चुका है, बिल्कुल सही है। भारत में 2 बार तो हम सबमिट करा चुके हैं, एक बार जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुआ। तो ओवरऑल वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले को भी आपको सबमिट ही मानना पड़ेगा ना, तो 3 बार हम जो है वो सम्मेलन करा चुके हैं। अब इसमें आपको जो याद रखना है, एक तो न्यू मेंबर जो अभी मैंने बता दी, जैसे इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये आप याद रखिए, जो अभी इस सम्मेलन में भाग लिया जिन लोगों ने, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा पार्टनर कंट्रीज, याद रखिएगा ब्रिक्स में भी एक उलझन है। ब्रिक्स में जो मेंबर हैं उनकी डेफिनेशन अलग अलग तरह से। एक है डायरेक्ट मेंबर स्टेट, मेंबर मतलब जो सीधे जो अगर कहा जाए सदस्य की भूमिका में, जैसे इजिप्ट सदस्य है, इथोपिया सदस्य है, ईरान सदस्य है, यूनाइटेड अरब अमीरात सदस्य है। ये टोटल अभी 9 लोग जो है वो एज ए मेंबर की भूमिका में है, यानी 9 लोग जो है वो अभी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। दूसरे आते हैं पार्टनर। पार्टनर का मतलब है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं पर मेंबर नहीं है, मेंबरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिसमें अभी दो तो आपको जरूर याद रखना है, एक रूस का पड़ोसी है जिसका नाम है बेलारूस, और दूसरा जो ये कह रहा है कि भारत के कारण हमें मेंबरशिप नहीं मिल पा रही, वो है टर्की। टर्की पार्टनर कंट्री के अंदर आता है। तो आप ये याद रखिएगा कि ब्रिक्स में पार्टनर कंट्री अलग होती हैं और मेंबर कंट्री अलग होती है, नहीं तो पता चले कि आप पार्टनर और मेंबर में क्लैश करे आए एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है, यूं तो लगेगा कि यार बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ जो है वो है नहीं, मतलब कुछ याद रखने लायक है, लेकिन इसमें भी एक काम कीजिए। पहले तो देखिए, विजय किशोर राहटकर जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई है, बिल्कुल सही। किस राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पहले थी? महाराष्ट्र की थी। और यही कह के महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है तो उसको रिस्पेक्ट करके ये काम किया गया। अब इसमें हमारे काम का क्या है वो समझिए। पहले तो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। जो नेशनल वुमेन कमीशन है या राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी जो चेयरमैन, कोई भी महिला अगर कहा जाए उसकी अध्यक्ष बनती, तो उसकी जो मेन शर्त यही है कि अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होगा और वो ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म के लिए अध्यक्ष बन सकता है। 2 टर्म से ज्यादा के लिए, यानी एक अध्यक्ष 6 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, 3 3 साल के 2 टर्म।
और ऐसा अब तक जितने भी मेंबर्स हुए, जैसे अभी ये 9वें नंबर की मेंबर है यहाँ पर, इन 9 में केवल 2 ही ऐसी मेंबर हुई जो 2 टर्म के लिए रही। एक है गिरिजा व्यास, वो 2005 से 2011 तक रही थी, और दूसरी है रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा जो है अगर कहा जाए अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक थी। अब इसको समझिएगा, अगस्त 2024 से ये पोस्ट वेकेंट थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अभी राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष का पद है वो खाली पड़ा हुआ है। तो चूंकि ये वैकेंट थी तो एक प्रश्न खड़ा हो रहा था, अभी महिलाओं को लेकर इश्यूज भी थे, उसमें भी काफी क्वेश्चंस खड़े हुए कि भाई आप जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तक का पद तो जो है वो फिल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगस्त, अब आप सोचिए, आप अपॉइंटमेंट कब हुई? अक्टूबर में। पोस्ट कब से वैकेंट पड़ी हुई? अगस्त से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने आपके निकल गए। तो इस कारण ये चर्चा में है। अब इसमें क्या प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताऊं। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगस्त तक वो रेखा शर्मा थी, ठीक है। दूसरा, रेखा शर्मा दूसरी ऐसी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की जो 2 टर्म के लिए जो है वो अपॉइंट हुई। तीसरा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल 3 साल या 2 टर्म के लिए होता है, इससे ज्यादा के लिए आप उसको नहीं बढ़ा सकते। इस तरह से क्वेश्चन लिंक होगा। बाकी तो अब देखने वाली बात है कि क्या और क्वेश्चन इसमें बन सकता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन साइबर क्राइम से संबंधित आ नहीं है। आप जब भी ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी, मतलब अगर कहा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें स्टैटिक क्वेश्चन है, स्पूफ्ड कॉल रोकथाम प्रणाली का संबंध निम्न में से किस एक के साथ है? सबसे पहला तो आपको यही पता होना चाहिए कि एक्चुअल स्पूफ्ड कॉल होते क्या है। तो एक वर्ड आता है कॉलर आईडी स्पूफिंग, ठीक है यार। समझिएगा, अब कॉलर आईडी स्पूफिंग होती क्या है ऐसे समझिए। मान के चलिए आपके पास एक फोन आता है किसी अननोन नंबर से, आपके मोबाइल के अंदर ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर से आपको उस पर नाम दिखता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं चालाकी के लिए, जैसे मान के चलिए उन्होंने अब पुलिस वाला बन के फोन लगाना है तो लिख दिया डीएसपी जो है अगर कहा जाए भोपाल, ठीक है, या जो है अगर कहा जाए डीसीपी फलाना, ऐसे करके जो है वो आईडी बना लेते हैं और कॉल करते हैं फेक और बोलते हैं हम फलानी जगह से, मैं फलाना डीसीपी बोल रहा हूँ। अब आदमी को कॉल दिखता रही ये तो वास्तव में डीसीपी है। तब साइबर ठगी होती है। और ऐसी साइबर ठगी जो कॉलर आईडी स्पूफिंग है उससे अभी सबसे ज्यादा हो रही है कॉल सेंटर रिलेटेड। कॉल सेंटर रिलेटेड का मतलब है किसी व्यक्ति को अगर मान के चलिए कोई बैंक रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसके पास अगर बैंक का कोई कस्टमर केयर का नंबर नहीं है, तो वो कस्टमर केयर का जो कॉल सेंटर है उस पर इंटरनेट की सहायता से नंबर ढूंढता है। नंबर ढूंढता है तो वहां पे स्पूफ्ड कॉलिंग होती है। मतलब समझिएगा ध्यान से, उसमें क्या करते हैं वो लोग कि जो नंबर देते हैं उसको इस तरह से सेट करते हैं कि जब आप उसको डायल करो तो उस पे एसबीआई कस्टमर केयर, ठीक है, पीएनबी कस्टमर केयर लिखा आ जाए, तो लोगों को लगे कि मैंने नंबर सही डायल किया। और वो आपसे आपकी व्यक्तिगत जो भी आर्थिक जानकारियां हैं वो लेने के बाद अपराध कर जाते हैं, फिशिंग टाइप के क्राइम हो जाते हैं। तो स्पूफ्ड कॉल बहुत ज्यादा है, तो कॉलर आईडी स्पूफिंग आज से आप याद रखिएगा कि कभी ऐसा हो कि कोई नंबर में सामने दिख रहा हो, जरूरी नहीं कि वो वही हो, फेक नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर जो भी सरकार ने करा वो समझे। आजकल क्या होता है कि कॉल आता है किसी को कि भैया मैं फलानी जगह जो है वो एयरपोर्ट उड़ा दूंगा, फलानी ट्रेन में मैंने बम रख दिया है, ऐसे कई कॉल आते हैं। ये कॉल एक्चुअल क्या होता है, इंटरनेशनल होता है। अब इंटरनेशनल कॉल में क्या है, जैसे भारत से कोई कॉल आएगा तो उसकी डायलिंग कोड होगी +91। अब सपोज पाकिस्तान से कोई कॉल आ रहा है तो उसकी डायलिंग कोड होगी +92। अब अगर मान के चलिए पाकिस्तान से यहाँ पर कोई रेल विभाग को कोई कॉल जाए कि साहब वो हमने फलाने रेल में जो है अगर कहा जाए इस तरह से कोई जो है वो असला रख दिया या फलाना जो है वो बम रख दिया, तो वो समझ जाएंगे कि फेक कॉल है क्योंकि पाकिस्तान से आ रहा है। तब होती है वहां पर जो है वो स्पूफ्ड कॉलिंग। उसमें कॉल तो इंटरनेशनल रहता है लेकिन दिखता है इंडियन नेटवर्क में। ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने इसका जो है वो पोस्टर भी लगाया है इसलिए कि ये प्रणाली जो लिखा है ना कि भारतीय फोन नंबर के रूप में आने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉल, यानी कॉल इंटरनेशनल है पर नंबर आपको इंडिया का 10 डिजिट का 91 का डायलिंग कोड पे इंडिया का दिखेगा। तब टेंशन हो जाती है कि यार सही होगा। ऐसे स्पूफ्ड कॉलों के कारण पुलिस प्रशासन, रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड अदर अथॉरिटीज काफी परेशान रहती हैं। अब सबको लगा कि इसके ऊपर कुछ करना चाहिए और कॉलर आईडी स्पूफिंग से होने वाले क्राइम्स को रोकना चाहिए। इसीलिए जो है वो अगर कहा जाए ये प्रणाली शुरू की गई, इंटरनेशनल इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल जो है वो अगर कहा जाए प्रिवेंशन सिस्टम। इसमें जैसे लिखा हुआ है ना कि ब्लॉक करती है, तो अगर लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल कॉल आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर देगी तुरंत, जो है अगर कहा जाए ब्लॉक कर देगी, जिससे
फेक जो कॉल आ रहे हैं, फेक कॉल के कारण जो इश्यूज हो रहे हैं वो आपको नहीं आएंगे। एक लाइन में आपने क्या समझा, यानी ये तो आपको समझ पड़ गया कि स्पूफ्ड कॉल है, ये स्पूफ्ड कॉल का मतलब क्या होता है ये समझ पड़ गया। लेकिन एक लाइन में अगर हम आम आदमी के हिसाब से सोचें, तो आप ये याद रखिए आज से कि आप अगर कहीं कोई नंबर कस्टमर केयर का ढूंढते हैं, तो जो अथराइज चीज है उसी की ओर जाए। जैसे अगर आप बैंक का ढूंढ रहे हैं तो आप बैंक की पासबुक पे देखें, एटीएम कार्ड के ऊपर नंबर लिखा रहता है, वहां से आप उस नंबर को डायल करें। इंटरनेट पे जाएंगे तो स्पूफ्ड कॉलिंग या कॉलर आईडी स्पूफिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। इस प्रकार एक साइबर क्राइम भी हमारा तैयार हो गया कि साइबर क्राइम में क्या है। अगला क्वेश्चन एमपी के हिसाब से है। मैग्नीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भोपाल खनिज कॉन्क्लेव में मोइल, ठीक है, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड को मोइल कहा जाता है, और एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौता यानी जॉइंट वेंचर जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ। और उसमें यह तय किया गया कि एक कंपनी बनाई जाएगी, उस कंपनी में मोइल की हिस्सेदारी कितनी होगी। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये है 51%। अब समझिए ध्यान से इसको। देखिए, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मैग्नीज का डिपॉजिट हमारे पास मतलब मध्य प्रदेश में। बालाघाट के आसपास का जो बेल्ट है वो मैग्नीज ओर के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, बट वहां से प्रोडक्शन बहुत कम हो पा रहा है। मॉइल जो है वो प्रोडक्शन, अगर आप मॉइल की वेबसाइट के ऊपर चले जाए तो वो मॉइल खुद जो है वो अगर कहा जाए, आपको ये चीज समझा रही है। जैसे अगर अपन ये मॉइल और इंडिया लिमिटेड की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले गए यहाँ पर, और अगर हम इसमें अबाउट अस को ही पढ़ें, तो हमें ये समझ पड़ेगा कि भाई इनके पास जितना भी प्लांट्स है उसमें सबसे जैसे लिखा ना ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू, पुराना आंकड़ा लिखा हुआ है। लेकिन सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर शेयर होल्डिंग में दिख रहा है कि किस किस की शेयर होल्डिंग ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की इतनी है, मध्य प्रदेश की केवल 3.81 है। आज मध्य प्रदेश ये लिखा हुआ है एट प्रेजेंट मॉइल ऑपरेटेड द अंडरग्राउंड, ठीक है, ठीक, ओपन कास्ट माइन लोकेटेड इन नागपुर, भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसमें बालाघाट ये लिखा हुआ है द बालाघाट माइन इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ द कंपनी, बट कितना परसेंट है। तो इसको कैसे ना कैसे करके हमको आगे बढ़ा। ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये तभी आगे बढ़ेगा जब जो है वो अगर कहा जाए कोई जॉइंट वेंचर कंपनी बने, और उस जॉइंट वेंचर कंपनी में मोइल की हिस्सेदारी जो है वो ज्यादा हो। तो इसमें तीन क्वेश्चन है कि एक तो बालाघाट में मैग्नीज की सबसे बड़ी माइन है मोइल की, मोइल मतलब मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की। दूसरा, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के साथ एक ज्वाइंट वेंचर या एग्रीमेंट साइन किया है, ये नीचे लिखा भी हुआ है। और इस ज्वाइंट एग्रीमेंट के तहत 51% शेयर होल्डिंग वो खुद रखेंगे, और 49% जो शेयर होल्डिंग है वो मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास रहेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, सबको मालूम है। अगर अभी किसी से पूछा जाए कि यार उड़ान के ऊपर अभी मध्य प्रदेश में जो है वो कौन सा एयरपोर्ट नया बना, हर एक व्यक्ति कह देगा साहब जो है वो रीवा एयरपोर्ट जो है वो बनाना है। तो रीवा एयरपोर्ट थोड़ी पूछेगा, एक्चुअल वो पूछेगा भाई रीवा एयरपोर्ट बना तो किस स्कीम के तहत बना। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो उड़ान के लिए, जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी वो 2016 की थी, ये आपको याद रखना। मतलब आपको प्रश्नकर्ता ये पूछेगा कि भाई अभी हमारे यहाँ जो नए जितने भी एयरपोर्ट हम डेवलप कर रहे हैं वो नए एयरपोर्ट किस पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। तो 2016 की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत जो अगर कहा जाए डेवलप कर रहे हैं। अगर आप इसमें भी अगर आप रीवा लिख दोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो रीवा एयरपोर्ट है वो भी यहाँ पर ये नया जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पर पूरा किसी भी जगह जाओगे तो आपको रीवा मध्य प्रदेश कर दोगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो लिंक हो जाएगा। तो हम ये याद ना रखें ज्यादा कि रीवा में नया एयरपोर्ट बना, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 2016 में जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी तो इसका उद्देश्य था नए एयरपोर्ट्स को बढ़ाना, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना रीजनल, जिससे कि वहाँ सभी तरह का जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। तो ये उद्देश्य है। अब ये क्वेश्चन जब आते हैं ना तो सबसे ज्यादा बच्चों के गलत होते हैं, सबसे ज्यादा। प्रश्न आ गया नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी बनाई गई थी, अब बच्चा सोच रहा है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मैं 2016 थोड़ी दिमाग लगाऊंगा 24 में। लेकिन वो 24 में ही है, क्योंकि अब जो एयरपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं वो उस पॉलिसी का ग्राउंड है। तो आज आपने देखा होगा ना कि जब हम पॉपुलेशन पॉलिसी की बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो हमको 2000 में जाना पड़ता है।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बात करते हैं तो 2017 में जाना पड़ता है। तो हमको पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज बनी, तब क्वेश्चंस लिंक होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे उड़ान नाम की जो है स्कीम शुरू हुई। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। और ये नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का ही एक पार्ट है जो आपको याद है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नौसेना ने किस देश के साथ गोवा के तट पर नसीम अल बहर नाम का नौसेना युद्धाभ्यास किया? देखो, अभी 3-4 युद्धाभ्यास हुए। एक तो आप जब भी करंट अफेयर्स की फाइल तैयार करें तो जितनी भी मिलिट्री या नेवल एक्सरसाइज होती है उसके लिए अलग से कॉलम तैयार करें। अलग से 2 पेज, 2 पेज में पूरी एक साल की जितनी भी अगर कहा जाए मतलब एक्सरसाइज की लिस्ट है, वो आराम से जो है वो तैयार हो जाएगी। उसमें ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कुछ ज्यादा। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो ये हुआ है ओमान के साथ, है ना, मतलब ओमान के साथ हुआ, यहीं से इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी जो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, तो मिडिल ईस्ट में एक कंट्री पड़ती ओमान, एक है यमन। ओमान और यमन में भी कॉन्फ्लिक्ट है। आज आपने देखा होगा हूती विद्रोही वाला, अगर आपने मुद्दा पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने एक पूरा के पूरा वीडियो बनाया भी है मिडिल ईस्ट क्राइसिस के ऊपर, उसमें भी बताया। तो आज अरेबिक सी से लगा हुआ, आज हमारे सबसे अच्छे रिलेशंस किससे हैं? ठीक है, गल्फ कंट्री में आज हम ऑयल और अदर चीजों में कहाँ किसके साथ अच्छे संबंध स्थापित कर रखे हैं? पहले हमारे संबंध थे बहुत अच्छे ईरान से, अब हम ईरान से ना के बराबर तेल ले रहे हैं। अब हम ले रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। तो अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात से लगा हुआ कंट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो है ओमान। तो ओमान के साथ अगर हम कर रहे हैं, मतलब उस पूरी बेल्ट में हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। तो 3 तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। नंबर 1 कि नसीम अल बहर क्या है, तो क्वेश्चन हो गया कि ये एक प्रकार का नेवल एक्सरसाइज है। दूसरा कि भारत ने नसीम अल बहर नामक एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ की, तो ओमान से की। दूसरा कि अब इससे लिंक करके क्वेश्चन है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ ट्रेड हो रहा है वो ओमान के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आप याद रखें, अरेबिक सी से हम ओमान होते हुए ही गल्फ ऑफ पर्शिया में एंटर होते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं, ओमान होते हुए जो है वहां तक जो है वो जाना पड़ता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में। तो ये इसीलिए पीआईबी का बड़ा आर्टिकल है, वो आपके काम का नहीं है। मैंने आपको बताने के लिए जो है वो इसको लगा दिया। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी की क्वेश्चन की जो है वो डेफिनेशन। अक्टूबर 2024 में अफ्रीका के किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? इजिप्ट। एक तो पहले तो समझ लीजिए कि जो मलेरिया है, या मच्छरों के कारण या मक्खियों के कारण ज्यादातर जो रोग हमको होते हैं, वो जोनेटिक डिजीज की डेफिनेशन में आते हैं। उनको जोनेटिक कहा जाता है क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई वाहक, कोई पशु वगैरह ही होता है। जैसे जो है अगर कहा जाए पिग है या वर्ड है, इस तरह से। दूसरा कि ज्यादातर इस तरह की मच्छरों से या मक्खियों से जो रोग होते हैं वो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं, ये भी याद रखिए, उनको ट्रॉपिकल डिजीज भी कहा जाता है। और भारत भी जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला देश है। अब आज अगर हम देखें कि भारत में मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक चैलेंज हमेशा रहे, हमेशा से चैलेंज रहे। बड़ी जनसंख्या हमारी आबादी इनसे प्रभावित होती है, बड़े संख्या में अगर कहा जाए कैजुअलिटी इनमें होती है। आज इजिप्ट जैसा छोटा देश अगर अपने आप को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? ये प्रश्न हमेशा उठता है। यानी इंडिया को तो इससे पहले हो जाना चाहिए, जबकि आश्चर्य की बात है कि इंडिया ही वो देश है जहां से मलेरिया की खोज एक्चुअल हुई। आज मलेरिया का जो प्रोटोजुआ है, जो प्लाज्मोडियम है, उसको अगर आप ध्यान से पीछे जाओगे तो रोनाल्ड रॉस का जन्म यहीं हुआ। रोनाल्ड रॉस ने उस पर खोज करी और उनके लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल प्राइज मिला। बट इजिप्ट जैसे देश हमसे आगे निकल गए। तो इसीलिए क्वेश्चन आएगा। और ये इजिप्ट नहीं, 2024 में एक नहीं, दो दो कंट्रीज को इसमें जो है वो अगर कहा जाए सर्टिफिकेट मिला। तो ये लिखा हुआ है यहां पर मैंने, इजिप्ट वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑन अक्टूबर 2024। जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है द कंट्री बिकम द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड फॉलोइंग जो है वो कैबो बैड्रा टू बी ऑफिशियल डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री इन दिस ईयर। यहाँ पर कि दूसरी कंट्री है ये इस साल। तीसरा, इट इज ऑल्सो द फिफ्थ अफ्रीकन नेशन टू रिसीव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम अफ्रीका, जो है वो अगर कहा जाए WHO। तो अब हमारे सामने 2-3 चीजें आ गई कि यार अफ्रीका के 5-5 देश अपने आप को, और अफ्रीका की हालत तो आपको मालूम ही है कि क्या है बेचारे, मतलब बहुत बुरी हालत में अफ्रीका है।
उसके बाद अफ्रीका के पांच पांच जो अगर कहा जाए देश मलेरिया फ्री हो गए। दूसरा कि 2024 में ही अफ्रीका के दो देश, एक कैप वर्ड जो लिखा है जिसको कैबो वर्डो कहा जाता है, ये, और दूसरा इजिप्ट, है ना, ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के 2024 में कितने देश, अब नवंबर दिसंबर में और कोई आ जाए तो गॉड नोज, बट अभी दो देश। और इजिप्ट वाला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आना ही है, आएगा ही आएगा। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की नीति को खत्म कर दिया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। नीचे मैंने स्टिकर लगाया है इसका। आंध्र प्रदेश ने इसके लिए 1994 में पॉपुलर जो है वो पॉलिसी बनाई। अब इसको समझे पहले तो। देखिए, चुनाव के लिए क्या प्रावधान होंगे, क्या रूल होंगे, यानी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितनी बच्चों के कारण आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे सब जो मुद्दे हैं, इनमें दो तरह के प्रावधान हैं। जब हम विधानसभा लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो इसमें पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, ध्यान रखिए। इसलिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ऐसे मुद्दे आपको नहीं छाए हुए मिलेंगे, क्योंकि उसमें पूरे देश के राज्य एक राय नहीं हो पाते, इसलिए। लेकिन जो लोकल अथॉरिटीज के इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस में क्या रूल होंगे, इलेक्शंस में क्या प्रावधान होंगे, क्या योग्यताएं होंगी, वो सब तय करने का अधिकार राज्य को है। तो जैसे अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण है, इन भारत में तो हम 33% अभी तक नहीं करा पाए, 29 में मिलेगा आरक्षण, वो एक अलग मुद्दा है। तो ये प्रश्न ऐसा है कि एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जैसे पंचायत हैं, म्यूनसिपालिटीज हैं, इनके इलेक्शन संबंधी नियम राज्य विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं। और इन्होंने, राज्य विधायिका ने आंध्र में जो है वो 1994 में बनाया। अब हो क्या रहा है इसको समझिएगा। 2000, बहुत ध्यान समझिएगा, 2000 के बाद या 2000 के बाद, पहले तो 2000 की समस्या समझे। ईयर 2000 के अंदर ज्यादातर राज्यों ने यह तय किया है कि भाई हमको हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कुल प्रजनन दर, दो के आसपास लाना है। दो के आसपास, है ना। मतलब कि उसके टारगेट सेट कर दिए। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि नेट जीरो हम 2070 में हासिल कर लेंगे, तो 2070 के बाद की स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो ये तय किया गया। जैसे मध्य प्रदेश की, अगर आप मध्य प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी ईयर 2000 पढ़े, 2000 में मध्य प्रदेश ने जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाई थी। तो उस पॉपुलेशन पॉलिसी में, जनसंख्या नीति में, हमने टीएफआर को, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला अपने औसत जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देगी। अगर दो हैं, मतलब एक महिला ने दो बच्चों को जन्म दिया। अगर तीन है तो तीन आ जाएगा। तो हमने जब 2000 में पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई थी तो हमने उसमें टीएफआर रखा था 2.1। आज मध्य प्रदेश का टीएफआर 2 पे आ गया है, यानी उस पॉलिसी के जो प्रावधान है उससे हम नीचे आ गए। और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये 1.5 या 1 आ जाए। जब 1 के आसपास आ जाएगा, यानी औसतन हम दो हमारे एक की कहानी पर हम आ जाएंगे, तो हमारी जनसंख्या बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो है, अगर कहा जाए कि जैसे आज जापान को आप देख लो, पूरा बूढ़ा देश है, सबसे ज्यादा अगर कहा जाए बूढ़ी जनसंख्या वाले देशों में जापान का नाम आता है। सेम स्थिति भारत के कई राज्यों में होने लगी है। टोटल फर्टिलिटी रेट काफी नीचे चला गया। और टोटल फर्टिलिटी रेट के नीचे जाने के कारण जो है, अगर कहा जाए कि जो बच्चों की संख्या है वो कम है, और जो है वो एडल्ट और वृद्धों की संख्या जो है वो बढ़ रही है। इसके लिए जो है वो उन्होंने ये प्रावधान, टू चाइल्ड पॉलिसी का जो है वो खत्म कर दिया। तो याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में ये इस तरह के प्रावधान होंगे। जैसे आज आप पीएससी का या स्टेट का कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आता है, ठीक है, विवाह स्थिति, फिर नीचे आता है कि जीवित बच्चों की संख्या, दो से ज्यादा जीवित बच्चे हैं अगर उस पॉपुलेशन पॉलिसी के प्रावधान के बाद, तो आप एलिजिबिलिटी खो देते हैं। तीसरा जो है वो, अक्टूबर 2024 में किस देश के द्वारा भारतीय यूपीआई पेमेंट सर्विस को अपनाने की घोषणा की गई? थाईलैंड, मालदीव, मॉरिशस, भूटान, है ना। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसको समझें। स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो है वो मॉरिशस, सॉरी, मालदीव ने जो अगर कहा जाए कि ये तय किया कि वह अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेगा। अब इसकी कहानी समझिए। आपको याद होगा कि मालदीव के साथ अभी पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से हमारे अच्छे संबंध नहीं। और मालदीव की इकोनॉमी ऑलमोस्ट टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई है। मतलब पर्यटन उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। वहाँ कई कोरल आइलैंड्स हैं जहाँ लोग जाते हैं, और टूरिस्ट, और वहाँ जो जाने वाले टूरिस्ट है उसमें इंडियन टूरिस्ट बहुत ज्यादा है।
कुछ महीने पहले मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या में कमी आई, उसका बायकॉट किया गया। एक आपने देखा होगा पोस्ट भी आया था, प्रधानमंत्री जी का जो है वो एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद लोगों ने कहा कि इंडिया में इतना कुछ देखने को है। तो जो मालदीव है उसने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक तो ये याद रखिएगा एनपीसीआई मैनेज करता है यूपीआई को। ठीक है, एनपीसीआई बहुत सारे प्रोडक्ट को मैनेज करता है। मैं आपको दो चार अभी प्रोडक्ट उसके बता भी देता हूँ। तो एनपीसीआई का जो यूपीआई, हमेशा एक और चीज याद रखिए आज से, जब भी आप कोई वर्ड को बोले तो आप शॉर्ट में ना बोले। एनपीसीआई बोलने से आपको नुकसान ही होगा। आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलेंगे तो आपको फायदा। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम आप देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है यूपीआई का फुल फॉर्म। अब वहां दिमाग चलना चाहिए कि यार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूपीआई कहा जाए। अब वहां पर यूनिफाइड की जगह यूनियन हो गया, पेमेंट इंटरफेस की जगह इंटरेक्शन हो गया, कुछ और हो गया, तो कंफ्यूजन है। तो इसीलिए आप याद रखिए। तो एक तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये प्रोडक्ट है। जैसे हम भी कई ग्लोबल प्रोडक्ट यूज करें, जैसे आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसमें ध्यान से देखिएगा, जो वीजा कार्ड होगा, मास्टर कार्ड होगा, वो हमारे प्रोडक्ट थोड़ी, वीजा और मास्टर। वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड सर्विसेज जो है वो अब्रॉड की सर्विसेज है। हमारी है रुपे कार्ड। अगर रुपे कार्ड है तो हमारे यहाँ का है पूरा टेक्नोलॉजी उसका जो है। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो यूपीआई मैनेज कर रहा है। अब मालदीव को लगा कि अगर हम यूपीआई वाली सर्विसेज को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि इंडियन टूरिस्ट जो है वो यहाँ आएंगे तो खरीदेंगे भी ज्यादा, चीजें भी ज्यादा होंगी। तो उनको इंडियन टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक करना है, और इंडिया के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। इस सब को मिलाकर जो है वो उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू करी। इसीलिए दूसरा, एनपीसीआई के कोशिश करिए कि अभी जितने भी एनपीसीआई के प्रोडक्ट है उनके फुल फॉर्म ऑलमोस्ट आप जरूर याद रखिए। जैसे भीम ऐप है तो आपको ये पता होना चाहिए, रुपए है तो रुपए का क्या मतलब होना चाहिए, आईएमपीएस। जैसे अगर आपको एकदम कोई पूछ ले कि आईएमपीएस, जो सब लोग ऑलमोस्ट इस क्लास में जितने भी लोग हैं, ट्रांजेक्शन में आईएमपीएस का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है, का इस्तेमाल हम लोग जो है वो करते हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए, या जो है वो फास्टैग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रुपए का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, भीम जो है वो आईडी का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके आप एक कॉपी के अंदर एक तो फुल फॉर्म लिखिए। दूसरा कि कभी भी इनका प्रयोग करें तो किसी के साथ डिस्कशन करें तो फुल फॉर्म के साथ ही बोलें। आप अधूरा बोलोगे तो आपको जो है वो, जैसे एईपीएस होता है। अब आप सोचिए कि आप में से कितनों को मालूम है एईपीएस एग्जैक्टली, गांव के लोग बहुत यूज करते हैं, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें वो जो लोग मोबाइल नहीं चलाते वो अपने आधार कार्ड में अपने थंब इम्प्रेशन से किसी जो है वो, अगर कहा जाए पेमेंट गेटवे सिस्टम से अपना पैसा निकालते, उसको कहा जाता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एईपीएस। लेकिन क्या हमको एईपीएस का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं मालूम है तो गड़बड़। तो ये एक चीज होती है कि आप फुल फॉर्म अगर नहीं मालूम है तो दिक्कत जो है वो आपको होगी। जैसे आईएमपीएस अभी मैंने बोला ना कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस तरह से। दूसरा, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी S4 को किस नाम से, ये भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। एक तो चार परमाणु पनडुब्बी हो गई हमारे पास, है ना, इसका नाम है आईएस अरिदमन। अब इसमें समझिएगा, भारत में जब परमाणु पनडुब्बियों की प्रक्रिया शुरू हुई तो पहली जो हमारी परमाणु पनडुब्बी थी उसका नाम था आईएनएस चक्र। पहली डोमेस्टिक जिसको हमने अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजीज पे काम करा था वो थी आईएनएस अरिहंत। याद रखिएगा। तो आईएनएस अरिहंत से हमने जो है अगर कहा जाए कि डोमेस्टिक जो सबमरीन्स हैं उसकी एक सीरीज शुरू करी जिसको अपन एस सीरीज कहने लगे। दिख रहा होगा, जैसे आपको दिख रहा है S1, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि आईएनएस चक्र को S1 नाम दिया गया, आईएनएस अरिहंत को S2 नाम दिया गया, आईएनएस अरिघात को S3 नाम दिया गया, आईएनएस अरिदमन को S4 नाम दिया गया। तो एस सीरीज की ये पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास अगर कहा जाए कि परमाणु पनडुब्बी हम खुद की डेवलप कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इसमें भी आईएनएस चक्र में हमारी पूरी स्वदेशी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आईएनएस चक्र पहली परमाणु पनडुब्बी के रूप में ज्यादा याद की जाएगी। बट पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी के रूप में जब भी बात आएगी तो आईएनएस अरिहंत। पर परमाणु पनडुब्बी बहुत अलग ही चीज होती है। जितनी भी डीजल से चलने वाली जो सबमरीन्स होती हैं ना, वो डीजल से सबमरीन चलेगी तो सीधी सी बात है, आप ऐसे समझो ना कि आपके घर कोई डीजल से चलने वाली कार है, तो उस कार को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी, हवा की जरूरत तो पड़ेगी डीजल के कंबंशन के लिए, जलाने के लिए।
तो सबमरीन अगर डीजल से चल रही है तो उसको हर कुछ समय के निश्चित समय अवधि के बाद जो है वो सरफेस पे आना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे करेगी अंदर। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन के साथ ये चैलेंज नहीं है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड काम करती है और वो लंबे समय तक जो है वो पानी के अंदर रह सकती है, और ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगी आने वाले समय में। तो एक तो ये चारों मुझे लगता है कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरा विश्वास है कि हरिदमन क्वेश्चन आएगा। और स्टैटिक क्वेश्चन आपको, जैसे भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी, ये आपका तैयार हो गया, पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत, ये आपका तैयार हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके इस बहाने तैयार जो है वो होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 69 सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? पहले तो मैं आपको बता दूं, आंसर तो इजराइल है। इसमें जो चैलेंज है कि इसराइल पहले जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की पहले मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुका है, इसको मेंबरशिप पहले मिल चुकी है, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं करी थी। मतलब इसने जो अगर कहा जाए फुल्ली ऑफिशियली जो मेंबर हो जाता ना, वैसा नहीं बना था। अक्टूबर में ये फुल्ली ऑफिशियली मेंबर बन गया 69 में। तो इसलिए, और इसराइल ऑलरेडी, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, इसराइल जो भी कंट्री इस समय किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के साथ चर्चा में है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ भी, कुछ उसके साथ इंटरनेशनल कोई जो है समिट में वो पार्टिसिपेट करता है, किसी यूनियन या इंस्टीट्यूशन का वो पार्ट बनता है, या किसी अगर कहा जाए इस तरह के इंस्टीट्यूशन का वो मेंबर बनता है, तो आपका क्वेश्चन पंच होना स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा, ये आप मान के चलिए। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा ही है ना, 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अगर आप इसको सिंपल की टाइप करें तो आपको अक्टूबर के पहले की भी बहुत सारी खबरें जो है वो इंटरनेट के ऊपर मिलेंगी। मैं एक आध दिखाता हूं आपको, जैसे यहाँ पर आपने ये टाइप किया और आप ये यहाँ चले गए, तो आपको बहुत सारी जो है अगर कहा जाए कि जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के पुराने, जैसे सितंबर का है ना, तो इसराइल बिकम 69th एडीबी मेंबर, ये सब मिलेंगे। लेकिन ये 5 दिन पहले, क्योंकि 5 दिन पहले अब उसने ज्वाइन कर लिया, उसको मेंबरशिप मिल गई थी, बट अब उसने ज्वाइन कर ली। मेंबरशिप मिलना और ज्वाइन करना दोनों अलग अलग बात है। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि इस तरह से ये क्वेश्चन एक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है और आएगा ही आएगा। इसके पहले वाले आर्टिकल में भी मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जो है वो बताया था, सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर है। तो आप अगर दो वीडियो आपने नहीं देखी तो देखिए, उसमें भी काफी जो है स्टैटिक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं कर्सर बदल दूं इसका, एक मिनट। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्तमान ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अब इसको समझिए, आंसर तो है 20 लाख। इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इस साल के बजट पे। बजट में ये घोषणा की गई कि जिन लोगों को मुद्रा लोन मिलते हैं और उनका जो रीपेमेंट है, मतलब वो ठीक तरीके से अगर कहा जाए अपना पेमेंट सिस्टम मतलब अगर कर रहे हैं, तो उनको फिर हम और ऑफर करेंगे आगे, यानी एक प्रकार का रिचार्ज देंगे उनको 10 लाख रुपए का। तो सामान्यतः तो 10 लाख की सीमा थी, लेकिन अब 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी टोटल 20 लाख रुपए। तो टेक्निकली अब ये क्यों है, क्योंकि ये तो बजट में घोषणा हुई थी, अभी अक्टूबर में सरकार ने इसको लागू कर दिया। अगर हम किसी मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, यहां पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो अगर हम यहां देखें तो मुद्रा में परंपरागत रूप से 3 तरह के लोन थे। ये आपको दिख रहा होगा, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। सबसे छोटा जो था वो 50,000 रुपए तक का था, और फिर 50,000 से 5 लाख तक का किशोर, और तरुण यानी 5 से 10 लाख रुपए तक का। अब जिसको तरुण लोन लोन जिसने लिया है, उसकी रीपेमेंट ठीक है, ठीक है, कहीं जो अगर कहा जाए उसका जो भी नॉर्म्स हैं वो अगर ठीक हैं, उसको आगे 10 लाख रुपए का लोन जो है वो और मिल जाएगा। इस प्रकार अब जो है अगर कहा जाए ये सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख हो गई। और आप ये याद रखिएगा, ज्यादातर जहां भी आप पढ़ेंगे वहां पर आपको ये जो है वो आपको 10 लाख रुपए का ही प्रावधान मिलेगा। अभी पीआईबी ने इसमें प्रेस रिलीज जारी करके ये कह दिया कि भैया अब जो है अगर कहा जाए 20 लाख। तो दिख रहा होगा कि इस संबंध, ध्यान से समझिएगा, इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार तरुण प्लस की एक नई श्रेणी, तरुण तक तो है, अभी आप देख रहे हो यहां पर, ध्यान से देखिए कितनी हो गई, शिशु, किशोर और तरुण। तो तरुण जिसके पास थी उसमें एक नई कैटेगरी डाली कि जिसका रीपेमेंट वगैरह ठीक रहेगा, उसको हम देंगे अगले 10 लाख। तो तरुण प्लस यानी अब एक नई कैटेगरी आ गई यहां पर, तरुण प्लस की एक नई श्रेणी 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए है।
उन ठीक है, यह उन उद्यमियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋणों का लाभ उठाते हुए सफलतापूर्वक भुगतान किया है। यानी आज आप जब मुद्रा योजना के बारे में किसी एग्जाम में लिखें, तब वो परंपरागत आप तीन श्रेणियों के ऊपर जाएं, क्या अब अपने को एक और नई कैटेगरी आ गई है जिसको तरुण प्लस कहा गया है, और ये 25 अक्टूबर को जो है अगर कहा जाए लागू कर दी गई, ये आपको देखा। बजट में तो थी, ये लिखा हुआ है कि 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी। अब सरकार ने घोषणा को जो है वो लागू कर दिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट आएगा आपको। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। साइक्लोन पे क्वेश्चन आते हैं, अगर आप वन लाइन में पकड़ेंगे पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। साइक्लोन में आपको डिस्क्रिप्टिव नेचर में ही क्वेश्चन जो है वो पढ़ना पड़ेंगे। चक्रवात दाना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला, चक्रवात दाना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी को सबसे अधिक प्रभावित किया, बिल्कुल सही। ये बना था अंडमान सी से और आगे बढ़ा, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा। 22 से 26 अक्टूबर के बीच सक्रिय रहा, बहुत जल्दी अगर कहा जाए इसका लैंडफॉल हो गया, जिसके कारण ये कमजोर होकर खत्म हो गया। नहीं तो इससे भी काफी जो है वो आके मतलब कैजुअलिटी हो सकती है, आपदा के रूप में इसको देखा जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा में इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित रहे, जो बिल्कुल गलत है। इससे केवल इंडिया के अंदर दो स्टेट्स, एक उड़ीसा और एक वेस्ट बंगाल, और दूसरा फिर बांग्लादेश। कंट्री वाइज बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश। इंडियन स्टेट्स के हिसाब से देखें तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इससे प्रभावित रहे, तो ये गलत हो गया। चौथा, इसमें आप ध्यान से देखो, एक वर्ड आ रहा है, चक्रवात दाना की कमजोर होने का कारण लैंडफॉल प्रक्रिया को माना जाए। अब जितनी भी जगह चक्रवात दाना के आर्टिकल मैंने पढ़े, तो उसमें यह है कि यार ये तो बड़ा, मतलब इसमें शुरू में जब ये बन रहा था, मतलब अंडमान सी में, तो लोगों को लग रहा था बड़ा भीषण चक्रवात हो, लेकिन उसके पहले ही ये कमजोर हो गया। क्यों कमजोर हुआ, तो हर जगह ये लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि लिखा है साइक्लोन दाना, चक्रवात दाना अचानक क्यों कमजोर हो गया, लैंडफॉल की प्रक्रिया में क्यों देरी, लैंडफॉल के बाद भीषण चक्रवात दाना केवल चक्रवात की स्थिति में कैसे आ गया, यहाँ पर ये खूब चर्चा में है। नीचे भी लिखा, साइक्लोन दाना लाइव अपडेट, कमजोर पड़ा चक्रवात जो है वो दाना, उड़ीसा और बंगाल में बारिश जारी, हवाई सेवा बहाल। इसमें भी अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें भी यही बात लिखी है कि ये लैंडफॉल के कारण जो है वो कमजोर पड़ा, यहाँ पर ये लिख रहा है कि चक्रवात दाना को लेकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को अलर्ट किया गया है। चक्रवात उड़ीसा के तट पर लैंडफॉल कर रहा है, दोनों राज्यों की सरकारों और तूफान से होने वाली, यानी अब आपको एक चीज तो ये बहुत सरल क्लियर हो गई कि अगर हम एक वर्ड की वर्ड टाइप कर रहे हैं लैंड फॉल, तो आपको ये समझ पड़ गया होगा कि लैंडफॉल वर्ड हमेशा साइक्लोन से जुड़ा हुआ है। जितनी जगह ध्यान से देखो सब जगह जो है, तो साइक्लोन दाना, ये जो है 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये सब में 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, सब में लैंडफॉल वर्ड आ रहा है। लैंडफॉल क्या है, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए, लैंडफॉल पानी के ऊपर होने वाली, ठीक है, ऊपर होने के बाद जमीन पर चलने वाली तूफान की घटना। यानी सिंपल से है, साइक्लोन बना कहाँ, भाई साइक्लोन किसी ओशियन के अंदर एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगी, है ना, निम्न वायु दाब का क्षेत्र क्रिएट हो गया, चारों ओर हाई प्रेशर से उसको कवर करा, कवर करने के कारण ये ओशन पे इस तरह से ऊपर उठा, बीच का हिस्सा काफी जो है वो इसका आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है। अब समुद्र में ये आगे की ओर बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तो नीचे जमीन पे आएगा, जहां आएगा वो जगह है लैंडफॉल। जमीन पर आने पर लैंडफॉल कहलाएगा, लैंडफॉल होने से वीक हो जाता है। अगर ओशन से बड़े क्षेत्र पर बढ़ जाए तो काफी हैवी रेनफॉल करेगा, जिससे बाढ़ और अन्य तबाही जो है मचती है। साइक्लोन से आंधी तूफान ही नहीं आते, इससे बाढ़ जो आती है वो ज्यादा तबाही मचाती है। आप केरला, तमिलनाडु में साइक्लोन के कारण साइक्लोनिक रेनफॉल से ही सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होती है। लैंडफॉल अगर उसका टाइम पर हो गया तो वो कैजुअलिटी को हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दो चीजें पता चली। नंबर वन, के लैंडफॉल वर्ड का संबंध निम्न में से किसके साथ है, साइक्लोन के साथ। चक्रवात दाना के बारे में पता चला आपको कि वो कहाँ कहाँ से आया, मतलब अब अंडमान सी, और दूसरा जो है वो उसके साथ आपको ये याद रखना है उड़ीसा, ठीक है, मतलब सॉरी वेस्ट बंगाल। ये जो है वो आप याद रखिएगा, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा, अब कैसा बनेगा देखने वाले। अगला भी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण को वैश्विक मान्यता दी गई, मार्मागुआ बंदरगाह प्राधिकरण। ठीक है, तो गोवा में है मार्मागुआ जो है वो पोर्ट। अब पहले तो समझे, इसके लिए हमको इसी पर जाना पड़ेगा, एनवायरमेंट शिप इंडेक्स के प्लेटफॉर्म को हम देखें। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ये चीज की महत्वता समझ पड़ेगी, भाई ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम ये चले गए एएसआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर, एनवायरमेंट शिप इंडेक्स।
इस प्लेटफॉर्म पर अगर हम नीचे जाएं, ये दिख रहा है, तो इसमें अलग अलग कंट्रीज के, जो अगर कहा जाए, पोर्ट्स को जगह दी गई है कि इस इंडेक्स का हिस्सा कौन कौन से पोर्ट। दिख रहा है यूरोप के तो बहुत सारे हैं, ये सब नाम दिख रहे हैं आपको। अगर मैं इंडिया में जाऊं, ये इंडिया दिख रहा है आपको यहां से, तो आपको केवल मार्मागुआ पोर्ट अथॉरिटी दिख रही, और कुछ नहीं दिख रहा। इससे आपको एक बात साफ है कि चूंकि अगर मान के चलिए किसी जगह जैसे एनवायरमेंटशिप इंडेक्स में एक ही अगर पोर्ट आया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको बनेगा। जैसे अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि जापान में, अब जापान के अंदर तो ध्यान से देखो तो ये पूरा के पूरा जो है वो ढेर लगा हुआ है, यानी वो कितना आगे एडवांस होंगे वो हमको समझ पड़ रहा है। पोर्ट ऑफ टोक्यो, पोर्ट ऑफ योकोहामा, ठीक है, ये सब जो अगर कहा जाए यहाँ पर लिस्ट डली है। पर इंडिया वाली जगह के ऊपर आपको केवल और केवल एक नाम, यहाँ पर एक ही कर्सर में एक ही नाम दिख रहा है, एक से ज्यादा नाम नहीं दिख रहा। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और आना बनता है यहाँ पर। तो ये बस एक अपने को याद रखना है, ये यहाँ पर, कि एनवायरमेंट शिप इंडेक्स आइडेंटिफाइज द सी गोइंग शिप्स जो, ठीक है, बाकी जो अगर कहा जाए हमारे काम का तो है नहीं, आएगा भी नहीं उससे ज्यादा, इतना ही जो है वो आएगा, तो इतना ही हम लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला रोबोट एआई म्यूजियम निम्न में से किस देश में, ये वन लाइन फैक्ट, और मोस्ट आपने सबने कहीं ना कहीं जो आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं वहां पढ़ ही लिया होगा। पर इसमें ध्यान रखिएगा, ये रोबोट म्यूजियम की बात नहीं हो रही है, ये रोबोट एआई म्यूजियम की बात हो रही है। रोबोट म्यूजियम और रोबोट एआई म्यूजियम दोनों बातें अलग अलग है। तो ये रोबोट एआई म्यूजियम है, और साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया की कैपिटल में है। ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल मैंने लगाया कि दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में दुनिया का पहला रोबोट और एआई म्यूजियम, अगर कहा जाए, दोनों वर्ड आपको यूज करने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वहां देख लेना कि प्रश्न जो है वो करता जो है वो क्या पूछना चाह रहा है, वो रोबोट म्यूजियम पूछ रहा है कि रोबोट ए जो है अगर कहा जाए एआई म्यूजियम पूछ रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आना है। 2026 के ग्लासगो में, एक तो ऐसे भी आपको मालूम है कि ये पहले ग्लासगो में आयोजित हो नहीं रहे थे, मैं पहले भी करंट अफेयर्स में ये चीज बता चुका हूँ। अब चूंकि ग्लास मतलब ब्रिटेन ने कह दिया कि ठीक है हम करा देंगे कॉमनवेल्थ, तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया कहने लगे हम नहीं करा पा रहे हैं, हमारे आर्थिक स्थिति के हिसाब से बैठ नहीं रहा ठीक। तो एक तो यही आ गया कि 2026 में ग्लासगो में जो है वो अगर कहा जाए कॉमनवेल्थ का आयोजन हो। अब इसमें क्या करा है उन्होंने, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स को इस बार अलग कर दिया है जो इंडिया की मेडल टेबली में बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये दिख रहा होगा। अब इसमें जो आर्टिकल है वो क्या लिखा है कि कॉमनवेल्थ में जो खेल हटे उनमें 50% मेडल। तो आप यहां से देखिए, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, क्रिकेट, शूटिंग, टेबल टेनिस, स्क्वैश, ये जो खेल है, अगर हम इसको जूम करें तो आप जूम में आपको पढ़ने में भी आ जाएंगे, वैसे थोड़ा साफ नहीं आ रहा पर फिर भी आप थोड़ा तो पढ़ ही पा रहे होंगे कि ग्लासगो ने हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, क्रिकेट, शूटिंग, टेबल टेनिस, ठीक है, ऐसे खेलों को हटा दिया। ये आपको आना ही है, क्योंकि हमारा मेडल टेली में आज, अगर हम ओलंपिक में 2024 के पेरिस ओलंपिक की आप बात करें, कोई पूछे भाई हमारी पोजीशन जो है वो किसके ऊपर टिकी, तो शूटिंग में एक तरफा मेडल जीते हमने। अब यहाँ शूटिंग है ही नहीं, तो हमको दिक्कत आ गई। तो एक तो ये आपको पहला, तो इसमें तीन चार क्वेश्चन आ गए। पहला कि 2026 में कॉमनवेल्थ कहाँ होने हैं, तो ग्लासगो में। जो पहले ग्लासगो में नहीं होने थे, पहले ब्रिटेन में भी नहीं होने थे, ब्रिटेन ने मजबूरी में इसको ले लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि कॉमनवेल्थ तो ब्रिटेन ने ही शुरू कराए हैं, भले ही वो कनाडा से शुरू हुए, लेकिन वो ब्रिटेन के, क्योंकि जो भी कंट्री ब्रिटेन की कभी गुलाम रही, या जहां जो है अगर कहा जाए राष्ट्रमंडल में जो मेंबर रहे उन्हीं में होते हैं कॉमनवेल्थ। तो ये ग्लासगो में हो रहा है। दूसरा कि कौन कौन से इवेंट्स इसमें नहीं है, तो वो आपके पास लिस्ट होगी, पूरे भले ही याद ना रखें, लेकिन हॉकी, बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, क्रिकेट, इनको याद रखें। यहां पर एक और आर्टिकल अच्छा मिल रहा है, वो आर्टिकल ये मिल रहा है कि 2026 में एशियन गेम्स है, उसमें ये जो अगर कहा जाए है, तो यानी अब हमको इस बहाने समझ पड़ा एशियन गेम, आइची नागोया, जापान के आइची नागोया में 2026 में एशियन गेम भी होना। तो 2026 में दो इवेंट है, एक है कॉमनवेल्थ जो ग्लासगो में है, एक है अगर कहा जाए एशियन गेम्स वहां पर। इनमें जो है अगर कहा जाए ये आपके जो है वो हिस्सा रहेंगे, या मतलब देखिए, आप हमेशा याद रखिए करंट अफेयर्स को पढ़ते समय अगर आप आर्टिकल को किसी न्यूज़पेपर में व्याख्या के साथ पढ़ते हैं, तो आपको ये समझ पड़ता है कि यार ये क्वेश्चन मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आ सकते हैं। ये आप याद रखिएगा यहाँ।
तो जैसे यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या लिखा है कि भारतीय क्रिकेटर्स को, ठीक है, ओलंपिक 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा। इसमें आपको दो फायदे मिले। पहला, कि 2028 का जो ओलंपिक है उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। ये आपको मैं बता दूं, 2028 के अंदर जो लॉस एंजल्स में मतलब ओलंपिक गेम होना है अमेरिका के, उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसके पहले 1900 में जो ओलंपिक हुए थे, उन ओलंपिक में जो अगर कहा जाए क्रिकेट को शामिल किया गया था 1900 के बाद 2028 में। तो अब आप खुद देखिए कि एक आर्टिकल अगर हम रफली पढ़े, यानी पूरा एक आर्टिकल पेपर पढ़ने की आदत अगर अपने अंदर लाएं, तो उससे कितनी, इसमें चार क्वेश्चन तैयार हैं आपके। पहला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ कहाँ हो रहे हैं 2026 में, एशियन गेम कहाँ हो रहे हैं 2026 में, कौन से गेम्स को कॉमनवेल्थ से हटा दिया गया, और किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। तो 2028, ठीक है, लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, सेकंड टाइम होगा कि क्रिकेट। ठीक है, तो अगर आप यहां पर एक कीवर्ड टाइप कर ले, मतलब उसी से जो कीवर्ड टाइप कर ले, मैं इसलिए आपको बताता हूं कि क्वेश्चन आते कहां से, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, क्रिकेट इन ओलंपिक गेम, वेट आ गया, क्रिकेट इन ओलंपिक गेम। अगर आप एक कीवर्ड टाइप करें सिंपल और या सर्च करें, ये देखिए ध्यान से देखिए, कोई मैंने तो इसको देखा नहीं, पर जो भी आर्टिकल्स आएंगे उसमें क्या लिखा है, क्रिकेट लास्ट फीचर्ड इन द ओलंपिक इन 1900 एंड द स्पॉट इन द सेट द मैक लॉन्ग अवेटेड द comeback in 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक, क्रिकेट वाज अमंग द फाइव एडिशनल स्पोर्ट, ठीक है, प्रपोज्ड बाय 2028 जो है वो डस डस डस। बाकी तो हमारे सामने यहाँ पर जो है वो तो अपनी जगह, बट हमारे देश में तो क्रिकेट का एक क्रेज है ना। तो ये चीजें आपको जब आर्टिकल इस तरह से पढ़ते हैं तो उससे अपने को जो है वो तैयार होते हैं, नहीं तो तैयार कैसे होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है, सिकल सेल की जांच और इलाज के लिए मध्य प्रदेश में पहला सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, जिसको BMHRC भोपाल कहा जाता है, वहाँ ये स्टेट का पहला सिकल सेल जांच और इलाज केंद्र रहेगा। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश PSC से संबंधित जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अमृत क्वेश्चन आना ही है। ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सिकल सेल की जांच और इलाज के लिए मध्य प्रदेश में पहला सेंटर बना, BMHRC, तो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इसको बनाया गया है। आर्टिकल को पूरा पढ़ने के दो फायदे मिलते हैं। नंबर वन, कि सिकल सेल एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी अनुवांशिक रूप से जो है वो रोग है। दूसरा, कि सिकल सेल के लिए जो है वो 27 जून, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा कि सिकल सेल के लिए जो पहला सम्मेलन हुआ था जिससे सिकल सेल एनीमिया के लिए मिशन शुरू हुआ, वो शहडोल से हुआ, जो आपको यहाँ मिल गया। और तीसरा, कि सिकल सेल से पीड़ित व्यक्ति हाथ पैर के दर्द, ठीक है, थकावट जैसे समस्याओं से जूझता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको एक सिकल सेल पे आर्टिकल लिखने को आ जाए, आपके दिमाग में इतना है ना कि उसको जो ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज होंगे, उसको हाथ पैरों में जोड़ों में जो दर्द की स्थिति होगी। 2023 में शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश में सिकल सेल की जांच के लिए पहला सेंटर जो है वो भोपाल के BMHRC में बनाया गया। ये एक आर्टिकल हो गया आपका। आप किसी एग्जाम के मेंस को जो है अगर तैयार करें तो उसमें एक आर्टिकल हो। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा रीवा में ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ड्राई पोर्ट संचालित है। बिल्कुल वैसा है जैसे अभी MPPSC मेंस में क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम लिखे। तो आप कुछ मत करिए, 4 एक महीने पहले मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था MPPSC के प्री के पहले। उसमें मैंने मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक जो मतलब SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो बताया था कि यार स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट बनाया सरकार ने, उसके बाद हम ज्यादा प्रयास नहीं कर पाए, एक्टिव में ना के बराबर। और वही क्वेश्चन उसने पंच कर लिया। अब यहां पर आपको दिख रहा है कि रीवा में ड्राई पोर्ट बनना है। ड्राई पोर्ट मतलब कि कंटेनर रखने की एक जगह। आज ही का दैनिक भास्कर पढ़िए, मंडीदीप के ड्राई पोर्ट का पूरा आर्टिकल आया कि कंटेनर की कमी से जूझ रहा है वो। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मैंने इसमें भी एक सिंपल, यानी लोकल न्यूज के लिए तो दैनिक भास्कर से अच्छा कोई पेपर मुझे नहीं समझ पड़ता, आसानी से सब चीजें। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इंदौर में तीन है, टीही पीतमपुर जो है वो। आपको ये ना कहने लगे कि यार पीतमपुर तो धार जिले में, ड्राईपोर्ट के क्षेत्र के लिए बात की जाए, ठीक है।
और फिर उसके बाद मालनपुर, पवारखेड़ा, मंडीदीप। अब मंडीदीप जाओगे तो रायसेन, पवारखेड़ा जाओगे तो नर्मदापुरम जो है वो, या होशंगाबाद जो पहले के थे। कम से कम एक आर्टिकल से आपको एक क्वेश्चन स्टैटिक क्या तैयार हो गया इकोनॉमिक्स का, कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 6 ड्राई पोर्ट है, यहाँ यहाँ है, मालनपुर में है, पवारखेड़ा में है, मंडीदीप में है। जिले जरूर लिख लिया कीजिए, ये याद रखिएगा। अगर आपने जिले नहीं लिखे, जैसे अगर मंडीदीप लिखा और कोष्टक में आपने जो है वो रायसेन नहीं लिखा, पवारखेड़ा है और कोष्टक में आपने नर्मदापुरम या होशंगाबाद, आजकल तो होशंगाबाद जो है वो कहने लगे, वो नहीं लिखा, मालनपुर में कोष्टक में आपने भिंड नहीं लिखा, तो आपको दिक्कत रहेगी बाद में एग्जाम में। तो अब हमें समझ पड़ा कि यार मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो ड्राई पोर्ट की स्थिति क्या है, कंटेनर रखने की जगह होती है, जैसे पोर्ट होता है वहां पर तो समुद्र के किनारे पोर्ट तो समझ ही पड़ रहा, यहाँ ड्राई पोर्ट से हमको ये चीज जो है वो समझ पड़ रही। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इस तरह से सेट किया है कि आपको उलझन कैसी होगी एग्जाम, एग्जाम की उलझन के हिसाब से जो है वो पेपर को सेट किया है। आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस वर्ल्ड कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हुआ, बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराकर वर्ल्ड कप जीता, पहली बार न्यूजीलैंड इसमें विनर बना, ये भी सही है। T20 वुमेन वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। भारत ने 2007 में T20 वुमेन वर्ल्ड कप जीता, ये गलत है। अब इसको समझिए क्वेश्चन कैसे उलझाएगा। आपको मालूम होगा T20 के 2 वर्ल्ड कप हुए इस साल, एक हुआ T20 वर्ल्ड कप पुरुष वाला और एक T20 ये महिला वाला। T20 मेंस वर्ल्ड कप जीता है हमने, यानी भारत ने। अब T20 मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में, और जब 2007 में ये पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत ही विनर था उसका, 2007 का, बहुत चर्चित था। ये क्या होते हैं कि क्वेश्चन को क्लैश कराते हैं। एग्जाम सेटर की आदत होती है कि वो क्वेश्चन को उलझाता है, बच्चे को उलझा देता है इस तरह के, अगर कहा जाए डिस्क्रिप्टिव नेचर के क्वेश्चन में। इस बहाने हमको दो तीन चीजें तैयार होती है। एक तो हमको ये याद रखना जरूरी है कि 2007 का हम T20 मेंस वर्ल्ड कप जीत चुके, और पाकिस्तान के साथ अगर किसी चीज को जीतो तो फिर वो तो हमेशा यादगारी हो जाती है। और आज तक महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से लिंक होगा। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी। कित्तूर विजय उत्सव के 200 वर्ष पूरे होने पर डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। यह उत्सव 1824 में ब्रिटिश शासन पर किसकी शानदार विजय की स्मृति में आयोजित किया जाता? आंसर इसका रानी चेन्नम्मा। अब रानी चेन्नम्मा का समझिए, उनका नाम ही था कित्तूर चेन्नम्मा, ठीक है, क्योंकि वो कित्तूर की रानी थी। ये बिल्कुल वैसा है कि अगर एक आम बच्चे से पूछा जाए कि लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बताओ, तो बोलेगा कि झांसी की रानी थी। यानी लक्ष्मीबाई की आइडेंटिटी झांसी से। बट लक्ष्मीबाई को हमने को इतना पढ़ा कि हमें ये याद करने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई। लेकिन अगर आप इस क्लास को, अगर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, इमेज कीजिए, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि रानी चेन्नम्मा लक्ष्मीबाई से पहले इन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, बस ये कि चीजें जो दिखा दी जाती, प्रचारित कर दी जाती, वो हमको ज्यादा मिलती। बिगुल बजाया, दक्षिण में तो बहुत प्रसिद्ध है, वहां की झांसी की रानी है वो, कर्नाटक की झांसी की रानी भी कह देते हैं कई लोग तो। कितनों को मालूम था कि वो कित्तूर से थी? तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्लैश होते सॉरी, एग्जाम में आते हैं। तो हमारे सामने एक तो ये क्वेश्चन क्या आ गया, पहले तो समझ लीजिए। कित्तूर विजयोत्सव, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। कित्तूर विजयोत्सव की 200 वर्ष की वर्षगांठ 23 अक्टूबर को ऐतिहासिक कित्तूर रानी चेन्नम्मा के कित्तूर किले परिसर में डाक टिकट जारी किया गया। और वो कित्तूर की रानी थी, वर्तमान में जगह कर्नाटक में पड़ती हैं। उनके ही जो है वो अंग्रेजों के ऊपर जीत को कित्तूर विजयोत्सव कहा जाता है, उन्हें रानी चिन्नम्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली शानदार विजय उनकी रही। सोचिए, 1824 में एक रानी ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करती, लेकिन इतिहास में हमको कहीं पढ़ाया नहीं जाता। ऐसे कई जो अगर कहा जाए संघर्ष हैं, जो देखिए दो तरह से ना, जैसे रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी बहुत बड़ा नाम है साउथ का। जैसे आज हम रजिया सुल्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यार दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका थी, वैसे काकतीय डायनेस्टी को अगर आप पढ़ेंगे दक्षिण में, तो रुद्रमा देवी का नाम बहुत बड़ा नाम है, वहां पर बहुत बड़े नाम के रूप में लिया जाता है। चारों ही, ताराबाई सिंधे एजुकेशन में बहुत बड़ा नाम, बेगम हजरत महल, अवध के आखिरी नवाब, लखनऊ और अवध वाला जो क्षेत्र है वहां के आखिरी नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह।
उनकी विधवा थी, और अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन फिर बाद में वो स्कैप करके जो है वो नेपाल चली गई, बेगम हजरत महल। तो रुद्रमा देवी, रानी चेन्नम्मा, ताराबाई सिंधे, आपको पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, किस नेचर से जो अगर कहा जाए कोई क्वेश्चन, पेपर सेटर क्वेश्चन जो है बनाना चाह रहा है। ये अभी का डाक टिकट का पोस्टर भी मैंने लगा दिया उत्तुर विजय उत्सव का, इसीलिए 1 लाइन का क्वेश्चन है, कोई बड़ा नहीं आएगा। रोहिणी गोड़ बोले, जिनका हाल ही में निधन हुआ, का संबंध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्यों लिया मैंने? क्योंकि जब इनका निधन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने इसमें ट्वीट किया, और जब प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करता है और पीआईबी के ऊपर कोई चीज आ जाती है ना, यानी पीआईबी ने अगर उसको जगह दी है, मतलब वो एक जानी मानी हस्ती है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, खासकर फिजिक्स के क्षेत्र में, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। जनरली क्या है कि अब जो चर्चित हस्तियां तो रहती हैं, लेकिन अपने फील्ड की रहती हैं तो लोग उनको ज्यादा नहीं पढ़ते। मुझे भी नहीं मालूम था, इनका नाम ही नहीं मालूम था, रोहिणी गोडबोले पहली बार मैंने सुना। जब पढ़ा तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी हस्ती है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे लिंक हो गया। पहला तो देखिए क्वेश्चन को, गैलाथिया खाड़ी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट जो है वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया। ये बंदरगाह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, आंसर तो अंडमान निकोबार। अब इसको समझिए, पहला तो आपको एक क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने एक इमेज लगाई है, यहाँ, ये अंडमान निकोबार में आपको एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया कि गैलाथित, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा है ना, गैलाथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है। अब आप ऐसे सोचो कि मैं क्वेश्चन अभी आपको एग्जाम, अभी आप पीएससी का या कोई एग्जाम दे रहे होते और उसमें आ जाता है कि गैलाथिया की खाड़ी कहाँ स्थित है, तब आप में से कितनों को पता होता है? यानी प्रश्न को हमेशा इस नजरिए से देखना है कि हम कितना इमेज कर पा रहे हैं उसको, और कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। दूसरा, कि अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये गैलाथिया वे जो है, ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने में इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। आज तो हमको लग रहा है कि यार अंडमान निकोबार में एक पोर्ट है, और इसको जो है अगर कहा जाए मेजर पोर्ट में भारत ने शामिल कर लिया है, अब ये मेजर पोर्ट के रूप में आईसीटीपी याद किया जाएगा। ये तो 1 लाइन है। बट जैसे आज अगर आप यूरोप के लिए ट्रेड करते हैं, कभी देखिएगा यूरोप के लिए ट्रेड करते हैं, तो जब सुएज कैनाल से होते हुए हम रेड सी में जाते हैं, और रेड सी से और सुएज कैनाल से होते हुए जब हम मेडिटेरियन में एंटर होते हैं, एक्चुअल ये पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि रेड सी है, रेड सी का एक कॉर्नर है सुएज कैनाल, और उससे आप मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर में प्रवेश करें। वहां एक पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और उसी के पास एक पोर्ट सईद। वो हब हैं पूरी दुनिया के व्यापार केंद्र के, पोर्ट सईद और अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय का से है, बट पोर्ट सईद को जो है वो, तो मुझे लगता है कि 10, 15, 20, 25 साल के बाद आप जब कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, जब अच्छे अधिकारी, तब तक तो बन ही जाएंगे, आप बड़े बड़े पदों पे रहेंगे, तब आपको लगेगा यार आईसीटीपी आज इतनी बड़ी हब बन गई। यहाँ पर जो है वो दुनिया भर के जो शिप्स आते हैं वो रुकते हैं, वो रुकने के बाद फिर जो है वो यहाँ से आगे यूरोप या अफ्रीका की जो है वो अपनी यात्रा के ऊपर निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको पूछेगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 में हेल्ड? हमेशा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी पे यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंसेस एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। इसका आंसर है कैली, कोलंबिया। यहाँ पर अगर कहा जाए, अब इसमें भी बहुत सारे जो है वो बच्चे कंफ्यूज हैं। वो सोचते हैं कि यार अभी हमने जो है वो कोप जो है अगर कहा जाए 21 तो जो है वो पढ़ रखा था, 22 तो पढ़ रखा था, 25, ये 2016 क्या है? मतलब अगर हम जैसे अभी 2021 में ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी गए थे COP 26 में, उसमें पंचामृत काल की बात करके आया, उसी में बोला कि भाई हम नेट जीरो 2070 तक हासिल करेंगे। वो दो जो है वो COP 26 था, 26, ये 16 है। फिर क्या गड़बड़ है? तो याद रखिए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, ये जो वर्ड है कोप, ये अलग अलग कैटेगरीज में, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है वो कॉन्फ्रेंस, बायोडाइव जल जल जैव विविधता। और वो जो COP 26 था, वो जो था क्लाइमेट चेंज का था। तो आप इसमें कंफ्यूज एग्जाम हॉल में बिल्कुल मत हो जाना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये आप याद रखिएगा। अभी
मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। अभी जस्ट अगले महीने नवंबर में COP29 समिट होना है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये याद रखिएगा, जिनको ना मालूम हो यहाँ पर। हालांकि नवंबर के करंट अफेयर्स में जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो है वो बाकू में होगा, अजरबैजान के बाकू। तो नवंबर में अगर मैं यहाँ सिंपल कीवर्ड टाइप कर लूँ COP29, दोनों अलग अलग, क्लैश मत कर देना कि कैली को उसमें जो अगर कहा जाए क्लैश कर दिए, ये मैं COP29 चला। ये आपको दिख रहा है कोप जो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट, ये क्लाइमेट चेंज का है, वो बायोडाइवर्सिटी का है। अलग अलग डब्बे बना के लिखें। तो लिख रहा है कि 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक होगा। जगह है बाकू। अजरबैजान में बहुत फेमस शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है बाकू, बहुत ही फेमस जगह है बाकू। तो यहाँ पर अजरबैजान के अंदर, वो हमारे पास INS गोरस्कोप नाम का, जिसको अपन INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं ना, वो बाकू में ही बिल्ट हुआ है, मतलब वहीं बना था। फिर अगला है लुआंग। ठीक है। क्वाल हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? वियतनाम। ये वन लाइन का है। ये आप अगर जो है वो अगर कहा जाए याद रखना चाहे तो आपके ऊपर है ना, यानी इसमें कोई व्याख्या वाली चीज नहीं है कॉपी के अंदर। अगला क्वेश्चन भी जो है वो अगर कहा जाए कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दिख रहा होगा, देपसांग और डैम चौक नामक स्थान क्यों चर्चा पे? पूर्वी लद्दाख की सीमाओं पर भारत और चीन की संयुक्त पेट्रोलिंग के कारण। हालांकि ये चारों ही बातें मैंने लद्दाख से ही जोड़ी। लद्दाख में जैसे हिम तेंदुए बहुत पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड। पैगोंग लद्दाख की सबसे फेमस जो है अगर कहा जाए झील है, जो वहाँ का इकोसिस्टम तय करती है। लेकिन ये मैंने क्यों लिया, तो 2020 में आपको याद होगा, गलवान जो वैली थी, घाटी थी, वहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। सभी को याद हो। उस झड़प के बाद जो है अगर कहा जाए हमारे और चीन के संबंध और ज्यादा बिगड़ते चले गए। और जब ये संबंध हमारे बिगड़े, तो उसके कारण हमारी और चीन की पेट्रोलिंग वहां पे बढ़ गई। पेट्रोलिंग से हमारी कॉस्ट भी बढ़ गई, समस्याएं भी हुई, और बहुत सारे चैलेंजेस आए। दोनों देश एक समय के बाद इस बात को लेकर सोचने लगे कि यार अब हम कैसे ना कैसे करके अपने सैनिकों की संख्या को कम करें। ठीक है, क्यों हम अननेसेसरी हमारा जो है वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा खर्च कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2020 के बाद कई बार जो है अगर कहा जाए इस बात को लेकर, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल लगाया मैंने। ये 2021, 2022, 2024 में कई वार्ता है। उद्देश्य ये था कि ये जो लद्दाख वाला बेल्ट है, इसमें ये देपसांग, डैमचौक और आसपास की जगह, आप मैप को इसको अच्छे से याद रखिएगा। इस साल के UPSC के क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया, आप जिस ये रिकॉर्डिंग रख लीजिएगा संभाल के। IAS के पेपर में ये पूरी मैप रीडिंग वाला क्वेश्चन पंच होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपसे कोई पूछे दौलत दौलत वेग ओल्ड, ठीक है, ओल्डी, गलवान, हॉट स्प्रिंग, डैम चौक, पैगोंग, ठीक है, देपसोंग, ये कहाँ पड़ते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया ये जो है वो लद्दाख में है, और चीन से लगा हुआ बेल्ट है, कंट्रोवर्शियल बेल्ट है, यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है। बड़ी जो है वो चैलेंजेस थे। अब चीन और भारत ने इस बात को तय किया कि वो अल्टरनेट डे पेट्रोलिंग करेंगे, अपने सैनिकों की संख्या कम करेंगे, बॉर्डर से सैनिकों को दूर करेंगे। ठीक है, ये सब बातें हुई, और अभी ये पिछले 2 दिन से समाचार पत्रों में रोज हेडिंग बन रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, या इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पंच होगा ही होगा। अगला है, 2021 में पद्मश्री से सम्मानित कनक राजू का 25 अक्टूबर को निधन हो गया। अब ये मैंने क्यों लिया? पहले तो देखिए, जब इनका निधन हुआ तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट हुए, उसमें प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट, प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया। तो कनक राजू डेथ लिखा है कि गोसाडी नृत्य के उस्ताद पद्मश्री कनक राजू का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2021 में उनको मशहूर गोसाडी नृत्य जो है उसके लिए पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया। और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन, उसको अगर हम सिंपल यहां से देखें, मतलब किसी चीज की महत्वता कितनी हो सकती है, तो अगर हम यहाँ सिंपल सर्च पे जाएं, तो आपको एक दिन पहले के यहाँ पर लिखा, कनक राजू प्रसिद्ध गुसाडी नृत्य गुरु कनक राजू का निधन, CM, ठीक है, का ने जताया सो। पद्मश्री अवार्डी कनक राजू, जो अगर कहा जाए यहाँ पर, और भी इसके अंदर आपको द हिंदू में आर्टिकल है। अब आप सोचिए कि डेक्कन हेराल्ड, द हिंदू जैसे अगर न्यूज़पेपर किसी आर्टिकल को लिख रहे हैं, लिखा है कि राजगौड़ जनजाति से आने वाले कनक राजू ने गुसाडी को लेवल, यानी एक तो ट्राइबल डांस है, गुसाडी बहुत फेमस है। और अगर हम यहाँ पर ये जैसे अगर कहा जाए, ये क्वेश्चन भी किसी जगह आया होगा शायद, ठीक है, कहीं मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक पे लिखा है, तो कहीं आ चुका होगा, या हो सकता है कि कुछ हो इसमें।
तो अगर हम इमेज पर भी जाएं तो आपको ज्यादातर आपको दिख रहा है राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, और बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह भी आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर में प्रश्न क्या पूछे जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो न्यूज में बहुत सारी जगह घेर लेते हैं, यानी उनका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, न्यूज में अलग अलग तरीके से उन पर डिबेट और डिस्कशन होता है। इस तरह से ये पूरा आर्टिकल हमने जो है वो तैयार किया यहाँ पर। और इंडो चाइना बॉर्डर, अब जो है अगर कहा जाए कि चर्चा में है, कोशिश करिएगा कि बॉर्डर के लिए आप, जैसे आप जब भी आप बॉर्डर देखना हो, जैसे आपको इंडो चाइना बॉर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमेशा जब भी आपको बॉर्डर के एग्जैक्ट आंकड़े चाहिए हो, गाइड की जगह आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो है अगर कहा जाए वेबसाइट फॉलो करें। इसमें आपको जो है अगर कहा जाए आर्टिकल मिलता है, जैसे ये लिखा हुआ है। हालांकि ये तो पुराना वाला है, अभी नया खोलोगे तो नया भी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख जुड़ा हुआ है। तो जैसे ये दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर अपन जोड़ के ही पढ़ ले, जम्मू कश्मीर लद्दाख, हमको ये आज समझ पड़ गया कि भाई आज 3488 किलोमीटर की सीमा है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा सीमा जो है वो कहाँ से लग रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर यहाँ पर। तो इस तरह के आर्टिकल्स एग्जाम में जब आते हैं तो आपको एक कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब वो क्या बनेंगे वो देखने वाली बात है। इस तरह से पूरा आर्टिकल आज का करंट अफेयर्स मैंने आपको बताने की कोशिश करी। उद्देश्य मेरा हमेशा यही रहा है कि करंट अफेयर्स को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि केवल करंट की क्वेश्चन नहीं है, उससे स्टैटिक क्वेश्चन भी हमारा कैसे तैयार है। जैसे लैंडफॉल एक वर्ड आपका आज तैयार हो गया कि हाँ भाई जब भी साइक्लोन होगा उससे रिलेटेड ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी होगी। आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशन का हमको समय हमेशा के लिए तैयार हो गया कि किस स्थिति में जो है अगर कहा जाए आपको सीट रिक्त करना है, कौन कौन से केसेस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। यहाँ पर अच्छी चीज़ें थोड़ी कड़वी होती है ना, जो करेले की तरह, ठीक है, उसको पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है ना, बट जो पी लेता है उसको उसका फायदा फिर बाद में समझ पड़ता है। तो ये जो मैं आपको करंट की सीरीज चला रहा हूँ, इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा जब एग्जाम होगा आपका पीएससी का, यूपीएससी का, उसके बाद फिर मैं आपको इसके फायदे गिनवाऊंगा। अभी तो नहीं गिनवा सकता कि क्या फायदे होंगे यहाँ पर। जैसे वो एक मैंने इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो बनाए थे 2-3, और 10 साल के पेपर वाले बनाए थे, उनके फायदे उनको मिले होंगे जिन्होंने देखने के बाद पेपर दिया होगा पीएससी का इस बार का, उनको। धन्यवाद आप सभी को।